डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें छठे पार्ट में दूसरा टॉपिक रासायनिक समीकरण को समझेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो 6 का पार्ट है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो हमें यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन याद करना है, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन लघुतरात्मक या निबंधात्मक क्वेश्चनों में से एक हो सकता है, जिसका उत्तर हमें 10 लाइन में लगभग 8 से 10 पंक्तियों में आंसर लिखना है। तो यहाँ दूसरे पॉइंट में हमें रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है और रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण की क्या विशेषताएं हैं और रासायनिक समीकरण की क्या कमियां हैं, इन बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के अणुसूत्रों एवं प्रतीकों को प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, समझते हैं दोबारा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया देखो आपको नीचे दिख रही है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जो हैं, पदार्थ कौन कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन, इनको अणुसूत्रों में और प्रतीक चिन्ह में, प्रतीक जैसे कार्बन का प्रतीक चिन्ह C होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का O होता है, जिसके प्रतीक हैं। क्लियर। और अणुसूत्र, अणु का मतलब जिसमें 2 परमाणु मिलने हो, जैसे जल है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, तो ये जल का अणुसूत्र हो गया। हाइड्रोजन परमाणु है 2 तो, और 1 ऑक्सीजन परमाणु है, तो ये H2O जल का अणुसूत्र हो गया। इस प्रकार से जब अपन इनको लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। यह तो बात हुई 1 नंबर की प्रश्न, यानी कि इसकी परिभाषा की। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसे लिखने के विभिन्न चरण और इसकी विशेषताएं बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। तो हमें 3 नंबर के जो क्वेश्चन है उनमें से बोर्ड परीक्षा में पूरे में से पूरे अंक हासिल करने के लिए जब क्वेश्चन को पूछा जाता है, जिस सीक्वेंस में पूछा जाता है, उसी सीक्वेंस में उसका उत्तर हमें देना होगा। परिभाषा पहले पूछी गई है, तो पहले अपन परिभाषा लिखेंगे इसकी। यह एग्जांपल दिया गया है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। देखो, कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया तो कार्बन ऑक्साइड बन गया, और डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब क्या होता है 2, जैसे CO2, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। कार्बन के साथ में ऑक्सीजन के दोनों जुड़े होते हैं। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे अपन रासायनिक समीकरण में, ये रहा कार्बन और ये ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये इसका रासायनिक समीकरण है। हमें ये इसका एग्जांपल लिखना है इस प्रकार से। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। देखिए, हमने यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया, वरना हमें यहाँ पर इस प्रकार से इतना बड़ा लिखना पड़ता, ठीक है। यहाँ इसको संक्षिप्त में लिखा गया है। संक्षिप्त का मतलब छोटे रूप में। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तीर के निशान से पहले बाईं तरफ, देखो ये पदार्थ, ये तीर का निशान लगा नहीं रहा, तीर का निशान, ठीक है, इसके बाईं तरफ ये बायां भाग है, ठीक है, और ये इधर दायां भाग है। आपका तो दायां हाथ है वो दाएं तरफ, ठीक है, इधर वाला दायां और इधर वाला बायां, तो तीर के निशान की तरफ बाईं तरफ, ठीक है। तो इन्हें तो क्या कहेंगे अपन, जो बाईं तरफ है तीर के निशान के बाईं ओर है, इन्हें तो कहते हैं क्रियाकारक या अभिकारक। क्रियाकारक यानी कि क्रिया में भाग लेने वाले, अभिकारक यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है। तथा तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को बताता है। तीर का निशान का मतलब क्या है, अभिक्रिया इधर से इधर चल रही है, ठीक है। इस तीर के निशान का मतलब क्या है, अभिक्रिया इधर से इधर हो रही है। इस प्रकार से हम यहाँ इनको क्रियाकारक या अभिकारक कहेंगे, जो क्रिया में भाग लेते हैं, और जो बनता है इधर वो दाएं तरफ लिखा जाता है। तीर के निशान के दाएं तरफ उत्पाद, इसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, जो बनता है उसे उत्पाद, या इसे क्रियाफल भी कहते हैं, एक नाम और है इसका, ये क्रियाफल। ये क्रियाकारक है तो ये क्रियाफल है, ठीक है। अर्थात अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों को लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हम इन पदार्थों को लिखते हैं। अब हम इसके
रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के चरण जो हैं उनको समझेंगे, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये देखते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के चरणों में पहला चरण यानी कि पहली स्टेप, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले क्रिया कारक को लिखकर, क्रिया कारक कौन से, ये वाले बाईं तरफ, इनको लिखेंगे। पहले तीर का निशान लगाया जाता है, फिर क्या लगाएंगे, इसका तीर का निशान लगा देंगे इधर। तत्पश्चात उत्पाद लिखा जाता है, फिर ये उत्पाद या क्रियाफल लिखते हैं। ये तो पहला चरण हुआ। फिर दूसरे चरण में बताया जा रहा है कि क्रिया कारक और उत्पाद संख्या में एक से अधिक होने पर उनके बीच धन का चिन्ह यानी कि प्लस का निशान जो है ये लगा जाता है। जैसे मान लीजिए क्रिया कारक दो ना, कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहाँ प्लस लगा दिया ये वाला। इस प्रकार से उत्पाद भी दो हो सकते हैं यहाँ, तो ये दोनों मिलकर के एक बन गया। ठीक है, उत्पाद भी दो हो सकते हैं, वो अपन आगे देखेंगे, अभिक्रियाएं आएंगी तब। यहाँ इधर भी प्लस हो सकता है, तो दो अगर अलग अलग होते हैं तो उसके लिए प्लस का निशान ये लगाया जाता है। फिर तीसरा चरण, तीसरे चरण में है कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही क्षय होता है। क्षय का मतलब नष्ट होना, यानी कि ये जो अभिक्रिया हो रही है, कार्बन, जितने कार्बन का द्रव्यमान इधर है उतना ही द्रव्यमान कार्बन का उधर रहेगा, जितना द्रव्यमान ऑक्सीजन का इधर है उतना ही द्रव्यमान ऑक्सीजन का इधर रहेगा। यानी कि इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ही तो द्रव्यमान बदलता है, ना ही अधिक होता है, ना ही घटता है। अतः तीर के चिन्ह के दोनों ओर अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होगी। इधर जितने कार्बन है, जैसे कार्बन एक है तो एक कार्बन ही होगा, ऑक्सीजन के दो परमाणु है तो ऑक्सीजन के दो ही परमाणु है, जितने परमाणु इधर है उतने ही परमाणु इधर मिलेंगे। यानी कि क्रिया कारक और क्रियाफल में परमाणुओं की संख्या एक समान रहती है। नेक्स्ट है रासायनिक संयोजन के मूलभूत नियम द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार। देखो, द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम है। द्रव्यमान यानी कि जो परमाणु है, अणु है, उसका द्रव्यमान, और संरक्षण का मतलब होता है उनकी सुरक्षा करना, बचाव करना, उनको बचाए रखना। तो द्रव्यमान संरक्षण का मतलब यह है कि जितना द्रव्यमान क्रिया कारक में है उतना ही द्रव्यमान क्रिया समाप्त होने पर उत्पाद में होगा। के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है, अभिकारक मतलब देखो ये अभिक्रिया में अभिकारक है, ये अभिकारक है, ठीक है, उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का निर्मित होगा। ये उत्पाद है, उत्पाद के अंदर उतना ही द्रव्यमान होगा। ठीक है, अर्थात संपूर्ण अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान ना ही घटता है ना ही बढ़ता है। इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि क्रिया कारक और उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व की कुल परमाणु संख्या समान होती है, अतः लिखे हुए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब इस रिएक्शन जो अभिक्रिया है उसको बैलेंस करने के लिए इसके बारे में बात करेगा, किस प्रकार से अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अपने बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, कोई असंतुलित अभिक्रिया दे दी जाएगी और ये पूछा जा सकता है कि इस अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, तो हमें अभिक्रिया को संतुलित करना आना चाहिए। ये चौथे पॉइंट में आगे बताया जा रहा है, चौथे, पांचवें, छठे पॉइंट में, कि दोनों ओर के अणुओं की संख्या को बढ़ा या घटाकर, देखो बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं, समीकरण को संतुलित किया जाता है। कैसे? रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि, देखो अनुमान लगाते हैं अपन, सबसे छोटी संख्या लेंगे अनुमान में, जैसे 2, पहले फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, ठीक है। तो जो अनुमान विधि है इसे कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल विधि या मेथड कहते हैं। इसके द्वारा संतुलित करते हैं अनुमान लगा करके। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरे परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। यानी कि जो अणु है उनमें से ऑक्सीजन को बाद में करेंगे, हाइड्रोजन को बाद में करेंगे, दूसरे दो परमाणु जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है ना, अन्य जो परमाणु है पहले उनको संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का नंबर बाद में लेंगे अपन। इसको कैसे समझेंगे अपन, यहां देखिए अभिक्रिया से समझते हैं। जैसे ये कार्बन, या हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, कार्बन 3 है, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, ठीक है ना, और ये एल्केन है तो लग गया नाम प्रोपेन। देखिए ये कार्बन जो हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसका अपने आगे एक पार्ट पढ़ेंगे कार्बन वाले पार्ट में, तो इनके नामकरण भी अपन समझेंगे। कार्बन की संख्या जब 1 होती है तो उसे मेथ कहते हैं, कार्बन की संख्या जब 2 होती है तो एथ, कार्बन की संख्या 3 होती है तो प्रोप, कार्बन की संख्या 4 होती है तो ब्यूट, 5 होती है तो पेंट। इस प्रकार से नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये प्रोपेन जो है इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है और ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है।
तो यहाँ पर देखें कि इसमें ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये कार्बन तो 3 है, ये लिखा हुआ 3, लेकिन कार्बन इधर तो एक ही है। ये जो 2 लिखा है ये ऑप्शन के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। कार्बन यहाँ तो एक ही है, एक को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, एक को अपन लिखते नहीं है, ये इसका मतलब कार्बन एक है ये। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि इधर जितने कार्बन है उतने ही कार्बन इधर होने चाहिए, तो हम संतुलित करेंगे, अपनी मर्जी से जोड़ेंगे। अब हम छोटी संख्या जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन ये 3 और 8 है और ये ऑक्सीजन इधर 2 है। पहले अपन कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन को 3 मैंने यहाँ पर ये लीजिए यहाँ 3 लिख दिया, पहले लिख दिया 3, तो कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। पहली बात, कार्बन की संख्या को संतुलित किया गया है, पहले कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करेंगे। अब किसका नंबर आएगा, मान लीजिए हाइड्रोजन का। देखते हैं हाइड्रोजन इधर कितने, 2 हैं, और इधर कितने, 8, ये रहे 8। जितने इधर है उतने ही इधर होने चाहिए। जो क्रिया कारक में जो काम में ले रहे हैं उतने तो क्रियाफल में बनने ही चाहिए, ठीक है। हम इधर से इधर चलेंगे, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा कि क्रिया कारक में तो अपन ने 8 हाइड्रोजन ले लिए, लेकिन क्रियाफल में तो 2 ही हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो हमें यहां पर कुछ ऐड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए। अगर मान लीजिए यहां पर मैं 2 लिखता हूं, तो ये 2 और ये 2, 2 दूनी 4, इसको गुणा करना हमेशा। जैसे मैंने यहाँ 2 लिख दिया पहले, तो 2 और 2 4 हुए, जबकि तो 8 है। और अगर मान लीजिए मैं 3 लिखता हूं, तो 3 दूनी 6 हुए, ये तो 8 है। यहां मैं क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा, तो 4 दूनी 8, और ये 8 हो गए। देखिएगा यहाँ पर ये तो ऐसा कैसा हो गया, ये ऑप्शन भी ऐसा कैसा हो गया। अब यहां देखते हैं अपन, यहाँ ये ऊपर जो कार्बन को अपन ने संतुलित किया था हो गया था, ये मैंने यहाँ पर ये 4 जो बताया था वो लिखा हुआ है 4s2। तो ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8, और ये इधर भी 8 ही हैं, ये रहे, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गए। अब नंबर आएगा, ऑक्सीजन की बारी आएगी। देखते हैं ऑक्सीजन के साथ में क्या हुआ। ऑक्सीजन इधर 2 थे और इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। देखिए 4 यानी ये 4 है, ये दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। जो पहले जो संख्या लिखी होती है ना, ये दोनों के साथ में काम में आती है। ये रहा एक ऑक्सीजन, देखो ये रहा, 2 अणु ऑक्सीजन के हैं, 2 परमाणु ऑक्सीजन के, और पहले 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा हो गए। देखो कैसे, जो इधर जो संख्या लिखी होती है उसको नीचे वाली संख्या से गुणा किया जाता है। जैसे 3 को 2 से गुणा करेंगे ऑक्सीजन के लिए, कि ऑक्सीजन के नीचे 2 लगा है, तो इस 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, और इधर ये यहाँ पर ऑक्सीजन के नीचे 1 है, 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तो ये 4 एकम 4, तो कितने हो गए, 6 और 4 10 हो गए। जबकि इधर कितने, 2 ही है, तो यहाँ 10 करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ 5 लिख देंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे। देखो ये रहा लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोपेन तो ऐसा कैसा हो गया, और यहाँ हमने क्या कर दिया, जो ऑक्सीजन का यहाँ पर एक अणु था और 2 लिखा है कि 2 परमाणु थे, तो यहाँ पर हमने इसके 5 लगा दिया कि 5 अणु ऑक्सीजन के हो गए। इस प्रकार से यहाँ पर 5 दूनी 10, और इधर 3 दूनी 6, और 4 एकम 4, 6 और 4 10 बराबर हो गए। अगले पॉइंट में है, समीकरण को संतुलित करने के पश्चात। अब देखो ये समीकरण पूरा संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया। ये उसी प्रकार से बैलेंस करना है, यानी कि द्रव्यमान इनकी या परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। जिस प्रकार से तराजू होता है ना, तराजू, देखिए हम तराजू में तोलते हैं, किसी भी सामान को ऊपर से पकड़ लेते हैं, और इस प्रकार से तराजू आपने देखा होगा घरों में, अपन जो बाट से कोई वस्तु तोलते हैं, इधर बाट रख दिया अपन ने, और इधर दूसरे तरफ अपन ने क्या रख दिया, कोई भी जिसको साग सब्जी वगैरह कुछ भी सामान है उसको तोल रहे हैं। तो जिस प्रकार से तराजू को अपन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, इसमें सब्जी वगैरह डालते हैं तो उसको वापस घटाते हैं बढ़ाते हैं, तो वैसे ही हमें क्या करना है, इसको संतुलित करना है विक्रिया को। इधर पलड़े में मान लीजिए एक साइड में बाट हो सकता है और इधर कोई पदार्थ हो सकता है, तो इनको अपन संतुलित करेंगे जिस प्रकार से तराजू में अपन बराबर बिल्कुल संतुलित किया जाता है। समीकरण को संतुलित करने के पश्चात अब क्या करेंगे, देखो इसकी साज सज्जा सजावट का काम, जिससे और भी चीजें हमें मालूम होंगी वो आएंगी। अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था। देखिए अवस्थाएं आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं। 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, चौथी अवस्था है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। तो ये पदार्थ की 5 अवस्था है, परंतु यहां पर अपन 3 अवस्थाओं की बात करेंगे। ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस, तो इसको अपन एस लिखेंगे, सॉलिड की स्पेलिंग एस से शुरू होती है।
द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड, लिक्विड को एल से लिखते हैं। गैस अवस्था, गैस की स्पेलिंग जी से शुरू होती है तो इसको जी से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन यहाँ सॉलिड स्टेज में है, ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में, गैस में है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बन गई ये गैस अवस्था में बन गई। तो इससे हमें अवस्था का पता चलेगा। यहाँ लिखना कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ नीचे ब्रैकेट में एस लिख दिया, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बन गया। तो हमें पता चलता नहीं इससे कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन सी हैं, विकारक और जो क्रियाफल है इनमें अवस्था कैसी है। अगला है अभिकारक, ये रहे विकारक। उत्पाद, ये रहा उत्पाद। जब जलीय विलयन के रूप में होते हैं तो उसे एक्यू, ठीक है, एक्यू से लिखेंगे। जैसे CaO ये एस है और ये H2O, ये रहा लिक्विड, ये CaOH2, इसको एक्यू लिख दिया अपने जलीय विलयन। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, ये बन गया। तो इसके अपन एक्यू का मतलब क्या है, जलीय विलयन है, ठीक है। CaO को अपन ने जल में, वाटर H2O क्या है, जल होता है, जल में घोला तो घोलने पर क्या बन गया, CaOH2 बन गया। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने, अर्थात दोनों दिशाओं में, देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो दोनों दिशाओं में चले। जैसे मान लीजिए यहाँ तो ये क्रियाकारक है, क्रियाकारक से क्या बन गया, उत्पाद बन गया। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो उत्पाद से वापस क्रियाकारक बन जाता है, दोनों दिशाओं में चलती हैं, उन्हें कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी कि बाएं तरफ से दाएं तरफ भी चलती हैं और दाएं तरफ से बाएं तरफ भी चलती हैं। कहने का मतलब क्रियाकारक से उत्पाद भी बनता है और उत्पाद से वापस क्रियाकारक बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये अपन आगे पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार में। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होने पर दोनों दिशाओं में तीर का निशान कैसे लगाएंगे, एक निशान तो अपन आधा करके ऐसे छोड़ देंगे, दूसरा निशान अपन इधर से और ऐसे लगा देंगे बस, ठीक है। ये निशान होता है इसका सही, इस तरीके से लिखते हैं अपन। क्लियर, यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो आप तो याद अपने बुक के अंदर नोट कर लीजिए, ऐसे बना लीजिएगा इसको, ठीक है। पहले ऊपर वाला इधर चलेगा, ये ऐसे ही होगा, ठीक है, और नीचे वाला ये ऐसे होगा। 9वां पॉइंट है अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप। देखो कोई भी अभिक्रिया है उसके लिए एक निश्चित ताप होता है और एक दाब होता है, वायुमंडलीय दाब। तो तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको कहां लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं। जैसे नाइट्रोजन है गैस, ये हाइड्रोजन गैस है, ये 373 केल्विन, केल्विन क्या है, तापमान होता है। केल्विन क्या होता है, तापमान। तापमान मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई जो यूनिट है वो केल्विन होती है। फारेनहाइट भी होती है, सेल्सियस भी होती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो इकाई है, यूनिट है, वो केल्विन है। 200 ATM, ATM मतलब क्या है, एटमोस्फेयर, जो दाब है वायुमंडलीय दाब, वो 200 ATM लिखा है। यहाँ तीर का निशान आप अगर नहीं लिखा हुआ है बुक में तो आप बना लीजिए, ये तीर का निशान है और इस तीर के निशान के ऊपर ही तो यहाँ लिखा है अपन ने क्या, ताप और ये दाब। ये बन गया इधर अमोनिया गैस, क्या बन गई है, NH3 अमोनिया गैस बन गई, उत्पाद बन गया। 10वां पॉइंट है ऊष्माक्षेपी। देखो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा बनती है, उत्पाद के साथ में बनती है, वो ऊष्माक्षेपी होती है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपन ऊष्मा पहले देंगे, उसको गर्म करेंगे पदार्थों को, वो ऊष्मा शोषी कहलाएंगे। तो यहां लिखने का तरीका यह है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए जो उत्पाद के साथ में धन प्लस का चिन्ह लगा देंगे और ऊष्मा शोषी के लिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। ऊष्माक्षेपी के लिए प्लस का चिन्ह और ऊष्मा शोषी के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और ऊष्मा के लिए त्रिभुज का निशान, ये जो चिन्ह लगा त्रिभुज वाला, ये लिखते हैं अपन कहा, इसके ऊपर ना तीर का निशान लगाया यहाँ, इसके ऊपर ये लिखेंगे इसे, ये निशान तीर का, ये वाला, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बनी थी, यहाँ पर ऊष्मा निकलेगी, प्लस का निशान वाला क्या है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ पर 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल, एक मोल से 10.5 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। और इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले में क्या किया अपन ने, माइनस का निशान लगाया है, यानी कि ऊष्मा शोषी, इसमें अपन ने ऊष्मा दी है इसको, इन दोनों पदार्थों को गर्म किया है, ये निशान लगा देंगे, जब जाकर के ये बनता है। कितनी ऊष्मा दी अपन ने, 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल, एक मोल के लिए 21.6 किलो कैलोरी अपन ने इसको ऊष्मा दी है, यहाँ पर तापमान इसको दिया, गर्म किया गया है, तो इसलिए माइनस का निशान लगेगा, क्योंकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा की आवश्यकता है इसको। 11 पॉइंट अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक को, देखिए कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो जिनका वेग कम या ज्यादा कर सकते हैं अपन, तो जो पदार्थ बाहर से मिलाते हैं उसे अपन उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते और ना ही अभिक्रिया को शुरू करते हैं, ये सिर्फ अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते और घटाते हैं।
तो इसको भी तीर के निशान के ऊपर लिखा जाएगा। कैसे देखते हैं, ये रहा देखो, ये एथीन है, देखो कार्बन की संख्या 2 है तो उसको एथ कहते हैं, डबल बॉन्ड लगा तो इन लग गया, एथ प्लस इन तो एथीन बन गया। यहाँ हाइड्रोजन गैस के साथ में ये एनआई लिखा है, एनआई का मतलब निकल होता है, निकल एक उत्प्रेरक की बात काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ उत्प्रेरक है, जब ये डालेंगे तो ये एथेन बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो गया तो एथ प्लस एन हो गया, ये था एथ प्लस इन, डबल बॉन्ड होने पर, द्विबंध होने पर एथीन, सिंगल बॉन्ड होने पर एथेन, इस प्रकार से बनते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एथाइन हो जाएगा, ठीक है ना, एथाइन बन जाएगा। तो यहाँ अपने देखो इसमें खास बात क्या है, हमें संयोजकता याद होनी चाहिए पहली बात तो। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। तो ये हमें संयोजकता थोड़ी सी याद रखनी है। देखो यहाँ पर आपको होगी कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यहाँ एक कार्बन 2 इधर से जुड़ गया और 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। कैसे जुड़े, एक कार्बन नीचे डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन मैंने इधर जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, तो संयोजकता 4 हो गई ना, 1 2 3 और 4। ऐसे नीचे वाले की भी है 4, 2 तो ये ऊपर वाले ये रहे, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया और एक इधर जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन को एक साथ यहाँ लिख के दिखा दिया, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है इस प्रकार से, हाइड्रोजन की 2 होती है तो हाइड्रोजन 1 होती है हाइड्रोजन की संयोजकता, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए इस प्रकार से। यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन की संयोजकता 4 ही है लेकिन हाइड्रोजन 3 हो गए, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर, और एक कार्बन कार्बन के बीच में बंद हो गया, तो 4 हो गए ना, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से इस कार्बन में एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर, ये 4 हो गए, 1 2 3 और 4। तो ये संयोजकता जो है आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी, ये थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब अगला पॉइंट बनता है रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं अपन, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, या फिर ये बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि रासायनिक समीकरण के द्वारा विक्रियाओं की एक संक्षिप्त जानकारी मिलती है। क्वेश्चन बन सकता है कि रासायनिक समीकरण से हमें किन किन की जानकारी मिलती है, ठीक है, या इसकी विशेषताएं क्या है। तो ये हमें लिखने पॉइंट बना करके सेम ऐसे ही, क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी। कैसे, अणुओं की संख्या कितनी है, देखो लिखा होता है नीचे 2 है या 3 है, ठीक है, और द्रव्यमान कितना है, इसकी जानकारी मिलती है। दूसरा, पदार्थों की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इसकी जानकारी मिलती है। तीसरा, रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियों, जैसे ताप, टेम्परेचर के लिए ना, इस प्रकार से दाब है, उत्प्रेरक है आदि की जानकारी मिलती है। समीकरण से अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है या उष्मा शोषी है, प्लस का निशान लगाया तो उष्मा क्षेपी होगी, माइनस का निशान लगाया साथ में तो उष्मा शोषी होगी। 5वें पॉइंट में समीकरण अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता को भी दर्शाता है, यानी कि एक दिशा में चलती है अनुत्क्रमणीय और इस प्रकार से चलती है दोनों दिशाओं में, तो अभिक्रिया उत्क्रमणीय कहलाएगी, ठीक है। तो समीकरण से हमें ये जानकारियां प्राप्त होती है। लेकिन अब ये रासायनिक समीकरण की कुछ कमियां या सीमाएं हैं, सीमाओं का कुछ कमियां भी हैं। इसकी कमी क्या क्या है, 2 ही कमी है। देखो, यह अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता। जैसे मान लीजिए अपने कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिला दिया और ये बन गया CO2, तो ये पता नहीं चल रहा कि यहाँ ये कार्बन और ऑक्सीजन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ये कितना बन गया, कब पूर्ण हुआ, बन चुका है या नहीं बना या बन रहा है, इसकी पूर्णता का हमें पता नहीं चलता। इससे क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं होता, यानी कि सांद्रता की जानकारी प्राप्त नहीं होती कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, और है तो भी प्रबल अम्लीय है या दुर्बल है, ठीक है, वो हमें पता नहीं चलता है। तो इसकी 2 सीमाएं या 2 कमियां हैं, रासायनिक समीकरण की कमियां भी हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण जो है उसको लिखने का तरीका, उसके चरण है, उनको समझा, इसकी विशेषताएं समझी और इनकी कमियों की जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।